नमस्ते, मेरा नाम प्रशांत है। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। हाल ही में यूपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ है। यूपीएससी की इंटरव्यू की इसी सीरीज में हमारे साथ जबलपुर के यूपीएससी के टॉपर हैं जिन्होंने रैंक 40 हासिल करी है। आइए उनकी स्टोरी के बारे में जानते हैं और उनसे बातचीत आगे बढ़ाते हैं। स्वागत है सर आपका। कैसे हैं? धन्यवाद, थैंक यू। ओके, तो होली पीडीएफ में नाम देख के कैसा लगा? रिलीफ लगता है, अच्छा लगता है, पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, तो उस बात की खुशी है। ओके, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? खुश थे। अच्छा लगता है सबको, थोड़ा सा ना, लोग थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा सा उनकी मेहनत भी सफल हो जाती है हमारे साथ साथ। तो मैं थोड़ा पीछे से स्टार्ट करता हूँ। जैसे लास्ट से यूपीएससी का इंटरव्यू का होता है, ठीक है? तो एक जी। सवाल है, वो बहुत पूछा जाता है कि वाई यू वांट टू बी आईएएस। तो इसका जवाब क्या है? देखिए, इस सवाल का सबका सबका अपना अपना जवाब होता है। मेरा जवाब इसका बहुत सिंपल है। क्योंकि मैं एक ऐसे घर से आता हूँ जहाँ मेरी मदर जो है वो हायर स्कूल में वो टीचर है, गवर्नमेंट स्कूल में। और मेरे पापा जो हैं वो गवर्नमेंट इंजीनियर है। तो मैंने हमेशा जो ग्राउंड लेवल इम्पैक्ट जिसको बोलते हैं, जो ग्रास रूट पे काम करना है, तो वो मैंने हमेशा देखा है अपने आसपास। तो मुझे इस चीज में रुचि ज्यादा थी और मैंने इसलिए सिविल सर्विसेज की तैयारी चालू। अच्छा, तो इंटरेस्ट का क्या कितना बड़ा रोल होता है? आप क्या जवाब देंगे सर? इंटरेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो ऐसे कम से कम 1,000 बच्चे तो इंडिया में एट एनी डे हैं जिनका इंटरेस्ट होगा और वो आपको पीछे छोड़ दें। तो अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो फिर इस जर्नी में थोड़ा आगे जाना मुश्किल हो जाता मतलब अगर इंटरेस्ट ना हो तो इस जर्नी में ना आए, ऐसा? है। इंटरेस्ट नहीं होगा तो आपका मन नहीं लगेगा, और मन नहीं लगेगा तो आप अपना 100% कभी नहीं दे पाएंगे किसी भी काम। यूपीएससी की तैयारी करने का क्यों सोचा और कब से तैयारी स्टार्ट करी? तैयारी मेरी 2018 से स्टार्ट है। क्योंकि मैं उसके पहले माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहा था। तो 1.5 साल मैंने वहां काम किया और उसके बाद मैंने तैयारी चालू करी। और 2018 में ही मैंने अपना पहला प्रीलिम्स भी दिया था। तो जैसा आपने कहा आपने माइक्रोसॉफ्ट में काम किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी यहाँ पे आपने काम किया है और वहाँ वो चकाचौंध वाला माहौल, और यहाँ आईएएस बन के गाँव में जाना होगा, डिस्ट्रिक्ट में काम करना होगा। तो मतलब उसको कैसे चूज किया कि नहीं माइक्रोसॉफ्ट छोड़ के अब यूपीएससी करते हैं? नहीं, माइक्रोसॉफ्ट में काम करना मेरा बहुत सुखद अनुभव था। लेकिन जॉब सेटिस्फैक्शन मेरे लिए सिर्फ सैलरी नहीं है, उसके लिए और भी चीजें लगती हैं। ग्रास रूट में मुझे हमेशा से इंटरेस्ट रहा है, एकदम नीचे जाके काम करने में मुझे। और मैंने अपने आसपास लोगों को करते भी देखा है। तो मुझे हमेशा से इसमें रुचि भी रही है। तो सिविल सर्विस मुझे वो मौका देती है कि मैं एक अच्छे स्तर पे आके ये काम ज्यादा बड़े स्केल पे कर सकूं। तो इसलिए ये सब सोच के मैंने फिर माइक्रोसॉफ्ट से अपना रेजिग्नेशन दिया था। अच्छा, थोड़ा यूपीएससी से पहले की जर्नी के बारे में बताइए। मतलब क्या अनुभव रहे, कोई कोई ऐसा इंसिडेंट जो मतलब बहुत अच्छा रहा हो, इंस्पायरिंग हो, वो शेयर करना चाहें? इंस्पायरिंग इंसिडेंट तो बचपन में जब गणतंत्र दिवस या इंडिपेंडेंस डे पे जब हम जाते थे अपने स्टेडियम, तो जनरली कोई ना कोई डीएम होते थे जो झंडा फहराने आते थे। तो बचपन से तो वो रहता था। लेकिन जब बड़े हुए, थोड़ा और थोड़ी समझ आई, तो ये पता चला नहीं, बहुत पढ़ना पड़ता है। तो फिर वो वाली समझ तो चली गई थी, लेकिन हाँ, वो कहीं ना कहीं एक इम्प्रेशन तो छोड़ ही जाती है इन सब चीजों। तो मतलब बचपन में आप इंस्पायर होते थे, अब झंडा आप फहराएंगे तो दूसरे इंस्पायर होंगे। नहीं, अब झंडा फहराने से नहीं, काम से इंस्पायर में तो ज्यादा अच्छा है। ओके ओके, तो ऐसा क्या मतलब क्या करने का सोचा है, ऐसा क्या काम करने का सोचा है जो थोड़ा मतलब एक ऐसा चेंज लेके आए आईएएस बन के? चेंज तभी आ सकता है जब भारत सरकार की जितनी स्कीमें हैं वो सब सबसे सब तक पहुंच जाए। अगर इतना भी हम कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से काफी चेंज आ सकता तो अब थोड़ा जर्नी के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो तैयारी शुरू करने से पहले अगर कोई कैंडिडेट है तो उसको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? है। देखिए, सबसे पहली बात उसको ध्यान में ये रखना चाहिए कि वो इस एग्जाम की तैयारी करना चाहता है। अगर वो नहीं चाहता है तो वो 1 साल कर लेगा, लगन से नहीं कर पाएगा और उसके आगे भी नहीं जा पाएगा। उसको थोड़ा सा वो बोरिंग लगने लगेगा। लेकिन अगर उसको पढ़ाई में मजा आता है, क्योंकि ये पढ़ाई हमारी वही हो रही है जो शायद हमारे काम भी आएगी। तो अगर उसको पढ़ाई में मजा आता है, अगर वो एक सीरियस कैंडिडेट है, अच्छे कॉलेज से है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो यूपीएससी की तैयारी को लेकर सीरियस है और वो यूपीएससी किसी के भले के लिए करना चाहता है, अगर वो अच्छे पद पे आ जाए तो किसी की हेल्प कर सके, अगर उसमें ये भावना है, तो वो पढ़ाई भी अच्छे से करेगा और अगर बन गया तो उसके बाद काम भी अच्छे से करेगा। तो मेरे हिसाब से अगर ये लगन रहेगी और
पेशेंस और परसिवरेंस अगर आप में रहेगा तो आप काफी आगे जा सकते हैं प्रिपरेशन। मतलब कंसिस्टेंसी और परसिवरेंस वाला एटीट्यूड होना चाहिए। जी। तो आपने कुशल जी अपने आप को कैसे इक्विप किया इस तैयारी के लिए, और क्या स्ट्रेटजी थी यूपीएससी के लिए क्रैक करने के लिए? देखिए, पहली स्ट्रैटेजी तो होती है रिसर्च पार्ट। तो रिसर्च पार्ट तो आजकल क्योंकि हमारे पास इंटरनेट है, यूट्यूब है, तो जितने और टॉपर्स हो चुके हैं उन सब की सारी टिप्स पड़ी हो हमको आसानी से मिल जाती है यूट्यूब पे। तो आप उनको देखें, आप उनको समझें, आप ये देखें कि आपके हिसाब से उनमें से क्या चीजें ली जा सकती है। 100% तो आप फिर से कुछ नहीं ले सकते। तो वो जो जो चीजें जो आप उनसे ले सकते हैं, आप उसको अपने हिसाब से ढालें, उनका आप परसिवरेंस लें, उनका आप डिसिप्लिन लें। आप ये देखें कि उन्होंने कितना अपना परिश्रम डाला है इस एग्जाम में। तो अगर आप वो सब चीजें अपने अंदर लेते हैं तो मेरे हिसाब से ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक पाएगी। अच्छा, तैयारी के लिए आपने बात करी तो कौन सा माध्यम बेटर है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? मतलब आजकल डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, मोदी जी भी बात करते हैं, तो आपको क्या अच्छा लगता था, आपने क्या चूज किया? नहीं, मेरे हिसाब से दोनों की अपनी अपनी जरूरतें और अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। ऑनलाइन से आप सीख सकते हैं, लेकिन जब तक आप उसको पेपर पे नहीं उतारेंगे तो कभी वो एग्जामिनर तक वो बात पहुंच नहीं पाएगी आपकी। उसके लिए आपको घिसना ही पड़ेंगे अपने कलम। तो वो आपको ऑफलाइन भी करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जैसे अगर मुझे कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो अगर मैं जल्दी से उसको गूगल कर लूँ और एक अच्छे से किसी यूट्यूब चैनल पे मेरे को उसका सजेशन मिल जाए या मेरे को उसका पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाए, तो वो बहुत फायदेमंद हो जाता है। वो हो सकता है मुझे सिर्फ पढ़ के ना समझ में आ रही हो चीज। तो दोनों यूज करना चाहिए, क्योंकि अब तो दोनों अवेलेबल भी हैं। ऐसा नहीं है कि अब अवेलेबल नहीं है ना। तो आप दोनों यूज करें जहां जहां आपको लगता है जैसी जैसी। बस ये है, थोड़ा सा ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा रहता है। तो अगर आप उसको अवॉइड करते हुए अपने काम की चीजें देखेंगे तो बहुत फायदा अच्छा, ओके, अब बात करते हैं थोड़ा प्रॉपर फॉर्मेट में, प्री मेंस और इंटरव्यू है। वाले जी। फॉर्मेट में। जी। तो प्रीलिम्स के लिए तैयारी कैसे करी, क्या स्ट्रेटजी थी? देखिए, प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल होती है, पर करना उसको थोड़ा मुश्किल होता है। स्ट्रैटेजी यही है कि आपके पास जितना सिलेबस है उसको आप, मान लीजिए आपके पास 8 महीने या 10 महीने या जितना भी टाइम है आपके पास, आप उसमें उस सिलेबस को बांट लीजिए। उस सिलेबस को बांटने के बाद आप डिसिप्लिन रहिए कि अगर मुझे 2 हफ्ते में इतना खत्म करना है तो फिर मुझे करना ही है। फिर रेगुलर टाइम पे टेस्ट देना जरूरी है। सारे टेस्ट आखिरी में देने से काम नहीं बनता। आपको हर 2 हफ्ते में टेस्ट देना जरूरी है। फिर उन टेस्ट और अपना जो पढ़ा है उसके शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है। फिर टेस्ट दे के बाद में उन टेस्ट का रिवीजन करना कि मेरी क्या गलतियां हो गई, क्या मैंने अच्छा किया, ये सब जरूरी हो जाता है। फिर लास्ट में यूपीएससी के पेपर देखना, क्योंकि आप एग्जाम तो यूपीएससी का देने वाले हैं। तो उसके पेपर देखना, उनकी प्रैक्टिस करना, किस स्टाइल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं, क्योंकि सब सिलेबस का पार्ट है। कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अगर ये सब करते हैं तो फिर आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। चलिए, टेस्ट वाली बात पे थोड़ा वापस बाद में आएंगे। पिछले कुछ सालों से यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है वो बहुत अनकन्वेंशनल हो रहा है, ठीक है ना? तो ऐसे टॉपिक्स के लिए आपने कैसे तैयारी करी, क्या स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी? जैसे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक आते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी टाइप वाले टॉपिक आते हैं, इन्वायरमेंट वाला सेक्शन हो गया, तो इसके लिए क्या आपने किया? देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जहां तक बात है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आप में बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और आप करंट अफेयर से अच्छे से अवगत हैं, तो मेरे हिसाब से वो क्वेश्चंस आपसे हो जाते हैं। और जहां तक कट ऑफ की बात है, अगर आप देखें किसी भी साल के जो सबसे आसान प्रश्न होते हैं, अगर आप सिर्फ उन्हीं उन्हीं को काउंट कर लें तो कट ऑफ उतने ही से निकलता है। तो अगर कोई बहुत कठिन क्वेश्चन है तो वो सबके लिए कठिन है, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन है। तो अगर आप इस भावना से जाते हैं कि अगर कठिन क्वेश्चन आएगा तो कोई बात नहीं, मैं पहले आसान वाले कर लूंगा, कठिन क्वेश्चन नहीं भी बने तो इतना उसके लिए हताश नहीं होना है। ऐसे करेंगे तो भी, क्योंकि जिस हिसाब से आपने पैटर्न की बात करी, कट ऑफ भी कम ही होता जा रहा है। तो वो एक डायरेक्ट कनेक्शन है उस चीज का कि अगर कठिन क्वेश्चन आ रहे हैं तो कट ऑफ कम हो जाएगा। तो अगर आप सिर्फ आसान आसान क्वेश्चन ठीक से करके आ जाते हैं विथ ऑलमोस्ट गुड एक्यूरेसी, तो आपका प्रीलिम्स नहीं रुकना चाहिए। सी सैट का क्या रोल है? मतलब लोग ऐसा कह रहे हैं कि आईआईटियंस को बहुत एज हो जाता है, या जब से सी सैट इंट्रोड्यूस हुआ है तब से उनको एज है, तो उसका उसका क्या रोल है, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मेरे हिसाब से जो मैथ सी सैट में आती है वो हमारे 10th या 12th लेवल की होती है, उससे ज्यादा नहीं होती है। और वो आमतौर पे हम सब ने पढ़ी होती है। वो बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस या ग्राफ देखना, वो एक बेसिक है। पर हाँ, ये बात सही है कि कुछ लोगों को उसमें दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में प्रैक्टिस ही सिर्फ एक उपाय बचता है, और प्रैक्टिस भी यूपीएससी के पेपर देख के करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिल जाएगा। आप उसको कैटेगरी वाइज बांट सकते हैं कि कोई भी कैटेगरी, प्रॉफिट एंड लॉस हो गई, फिर परमुटेशन कैटेगरी, बहुत तरह की कैटेगरीज बन जाती है। आप वैसे बांट के रोज उसमें दो दो या तीन तीन क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर
33% जो 66 मार्क्स की जरूरत होती है उसमें वो आराम से निकल जाए। अच्छा, पीछे वाले सवाल पे आते हैं। मॉक्स जो होते हैं, मॉक टेस्ट, उनका क्या रोल होता है? आपने कितने लगाए? और जो मॉक्स में मार्क्स होते हैं, अगर उसको देखकर कोई हताश हो रहा है या इसके बहुत अच्छे आ रहे हैं और बहुत खुशी तो चल पड़ रहा है, तो मतलब उसका क्या स्ट्रेटजी है, क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात ये समझनी होगी कि आप जिस भी कोचिंग का मॉक लगा रहे हैं, आपको वो कोचिंग आईएएस नहीं बना रही है। आपको आईएएस या आईपीएस या जो भी सर्विसेज है, आपको वो यूपीएससी बना रही है। तो अगर आप मॉक को देख के हताश या खुश हो रहे हैं, तो वो मैं समझता हूँ कि वो कुछ कमी है वहां पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका एक टेस्ट खराब होगा तो दूसरा अच्छा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है। तो ये नहीं करना है। पर हाँ, ये बात जरूर है कि जो गलतियां हो गई वो दोबारा ना हो। इसके लिए जो टेस्ट आपने एक बार दिया है, आप लास्ट में जाके वो सब टेस्ट को एक एक बार रिवाइज करें जल्दी से। तो उसमें जो गलतियां हो गई वो दोबारा नहीं। डी डे की स्ट्रेटजी क्या थी प्रीलिम्स की? अगर मान लीजिए क्वेश्चन पेपर खोलते ही एकदम टफ सवाल दिख गए, तो क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं, टफ सवाल दिख गया तो आप छोड़ो, नेक्स्ट पढ़ लो, नेक्स्ट पढ़ लो। उसमें वो नहीं है। अगर टफ सवाल है तो आप उसको बाद में देख लेना। पहले जो आसान आसान है वो तो कंप्लीट कर लें। कभी कभी हो जाता है किसी सेट में टफ सवाल पहले आ जाते हैं, किसी में बाद में आते हैं। पर वो टफ सवाल तो हर किसी के लिए किसी ना किसी पॉइंट पे तो आ ही जाएंगे ना 2 घंटे में। तो हम कंपटीशन में है, तो आप टफ सवाल बाद में लगा लीजिए, कोई बात नहीं। आप पहले आसान कर लीजिए, आपको कॉन्फिडेंस भी बन जाएगा और जल्दी जल्दी अच्छे सवाल हो जाएंगे तो उनके नंबर भी पूरे मिल जाएंगे। तो चल जी, प्रीलिम्स और मेंस की जो तैयारी थी उसको कैसे इंटीग्रेट किया? दोनों को कैसे लेके चले, मतलब वो एक तालमेल बिठाना, वो कैसे किया? देखिए, मैं मानता हूँ क्योंकि सिलेबस काफी हद तक कॉमन हो जाता है, कुछ अलग अलग हैं, जैसे एसए और एथिक्स अलग होते हैं, पर मोस्टली सिलेबस बहुत ओवरलैप करता है। तो उसको अलग से पढ़ना कि अलग से प्रीलिम्स या अलग से मेंस, मैं उसको वैसे नहीं देखता हूँ। पढ़ाई सेम तरीके से करनी है, पर टेस्ट दोनों के अलग अलग हो जाते हैं। प्रीलिम्स का मॉक देंगे या मेंस का आप टेस्ट लिखेंगे, उसमें फर्क होता है। तो वो चीज आपको समझने की जरूरत है। जब आप प्रीलिम्स का मॉक दे रहे हो तो आप उसको ऐसे देखिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा सही करना है। आपको कैलकुलेटेड गेस मारना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस चीज को कैसे एलिमिनेट करते हैं। और जब आप मेंस का आंसर लिख रहे हैं तो आपको ये समझ होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, उस चीज की अच्छाइयाँ क्या है, उस चीज की खामियां क्या है, और आप उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये दो अलग एस्पेक्ट हो जाते हैं सेम टॉपिक के। तो अगर आप ये इसको थोड़ा सा ये समझ रखेंगे इसको, और आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करेंगे, तो मेरे हिसाब से आप दोनों में एक्सेल कर सकते अच्छा, मेंस के लिए नोट्स मेकिंग का क्या रोल है? आपने ऑनलाइन प्रेफर किया या ऑफलाइन? क्या 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 आपका स्ट्रेटजी था? हैं। देखिए, मैंने कोचिंग मेंस के लिए नहीं करी। मैंने जितना मुझसे हो पा रहा था मैंने बुक से पढ़ लिया। जो भी कन्वेंशनल बुक्स जो सब टॉपर भी रेकमेंड करते हैं, वो बुक्स ही मैंने करी। और मुझे जो चीज नहीं समझ में आ रही थी वो मैंने यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई कर ली। लेकिन मैं जो जो पढ़ता था और जो जो मेरी समझ होती थी, मैं उसी के नोट्स बना लेता था कि दोबारा मुझे फिर उस चीज में उतना टाइम नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि मेरी समझ मेरे पास लिखी हुई रहेगी। तो वैसे करके और खूब प्रैक्टिस करना चाहिए। और अगर आप चाहें तो अपना जो कोई भी पेपर अगर आप उठाएं, जीएस 1 उठा लीजिए जैसे कि, तो अगर आप देखेंगे तो उसमें 20 पॉइंट्स होते हैं उसके सिलेबस में, मतलब 20 सब हेड्स होते हैं। अगर आप हर सब हेड के से रिलेटेड फैक्ट्स फिगर्स जो भी आपको समझ है उसकी, अगर आप वो 3 3 पेज में भी कर लेंगे तो आपके नोट्स क्रिस्प भी हो जाते हैं। और जो आपने नोट्स में बनाया है वो आप फाइनल डे जाके उसको रेप्लिकेट भी कर पाते हैं। नहीं तो फाइनल डे याद नहीं आती है चीजें। तो अगर आप उसका जल्दी जल्दी उसको कम से कम में कर लेंगे अपनी समझ के हिसाब से, और आपने अगर खूब प्रैक्टिस करी और आपने वही फैक्ट्स 3 4 आंसर में कभी कभी लिखे होंगे, तो फाइनल डे याद आ जाते हैं। ओके, मेंस से रिलेटेड एक बहुत बड़ा सवाल जो कैंडिडेट्स मन में रहता है, ऑप्शनल को कैसे चूज करें? और बहुत सारे बच्चे जैसे आईआईटीएंस भी होते हैं तो वो ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट चूज करते हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? और आपका ऑप्शनल क्या था, उसकी तैयारी कैसे करी, ये बताइए। देखिए, मेरा ऑप्शन सोशियोलॉजी था। ऑप्शनल को चूज करते टाइम आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होती। पहली बात ये कि आपने उस ऑप्शनल का सिलेबस पढ़ा हो। क्योंकि आपका दोस्त कोई ऑप्शनल कर रहा है तो वो ऑप्शनल हो सकता है आपके लिए ठीक ना हो। अगर आपने उस ऑप्शनल का सिलेबस पढ़ा है, अगर आपने देखा है कि वो ऑप्शनल की जो क्वेश्चन पेपर्स हैं पुरानी यूपीएससी के, अगर आपको लगता है कि हाँ, अगर ये क्वेश्चन आया तो मेरी एक थॉट प्रोसेस बन सकती है उसमें, सिलेबस देखने के बाद अगर आपके पास उसके अच्छे मटेरियल है उसका, या आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि हो सकता है वो ऑप्शनल आपको 2 3 4 साल भी पढ़ना हो। अगर आपकी अगर आप आईएएस नहीं बन पाते या जो भी कारणों से, अगर आपका कभी सिलेक्शन किसी कारणवश रुकता है, तो हो सकता है कि आपको वो चीज पढ़ना हो। तो ऐसे में आपको एक ऐसा ऑप्शन चूज करना चाहिए जो आपको इंटरेस्ट भी करे। उससे उसका आपको 2 पेज या 3 पेज का आंसर लिखते भी आना चाहिए, कि अगर 2 पेज में आया तो मैं क्या ऐसे लिख दूंगा कि मेरा सारा ज्ञान उसको एग्जामिनर को प्रश्न पत्र में दिख जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन चूज करिए और उसके बाद अपने सीनियर से बात करिए, उनसे अपने इंटरेस्ट शेयर करने की कोशिश करिए कि सर मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो मेरे लिए क्या ऑप्शन ठीक हो सकता है। इसकी बात सुनिए, सारे ऑप्शनल की आप ये इसमें बातें सुन सकते हैं, कुछ कमियां होती हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं, फिर अपने हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए।
अच्छा, आपने ऐसे पेपर की बात करी, तो ऐसे के लिए क्या शेक्सपियर होना जरूरी होता है? नहीं, मैं तो नहीं हूँ, लेकिन ऐसे के लिए देखिए आजकल अगर कोई पैटर्न देखेगा, अगर कोई सही से तैयारी कर रहा है तो उसको ये बात रियलाइज हो जाएगी कि फिलोसफिकल ऐसे की तरफ पैटर्न जा रहा है। फिलोसफिकल ऐसे का मतलब ये नहीं होता है कि आपको सब मनगढ़ंत कहानियां लिख के आ जाना है। फिलोसफिकल ऐसे का मतलब ये होता है कि आपको एक थॉट के अराउंड ऐसे लिखना है, और उस थॉट को ब्रेक करते आना चाहिए, और उस थॉट को ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना जरूरी है। आप अपनी एकदम सिंपल भाषा में भी लिख के आते हैं, लेकिन अगर आप एग्जामिनर तक ये बात पहुंचा पाते हैं कि आपका थॉट मुझे समझ में आ गया है और मैंने इसको बहुत सारे डायमेंशन में अप्लाई कर दिया है, तो फिर मेरे हिसाब से एग्जामिनर को ये बात समझ आ जाती है और फिर वो आपके नंबर्स में रिफ्लेक्ट होता है। अच्छा, लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो कितना मैटर करते हैं? जैसे अगर आप ऐसे भी लिख रहे हो, तो अगर आप डाइवर्स एक्सपीरियंस होंगे तो आप उनको कोड कर पाओगे। और एथिक्स के पेपर में भी ये रोल मतलब अच्छा होता है। तो लाइफ एक्सपीरियंस का क्या जी, मैटर होता है, क्या रोल होता है? देखिए लाइफ एक्सपीरियंस का बहुत मैटर होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर कोई ऐसे का टॉपिक आता है तो हम इंट्रोडक्शन में अपना कोई लाइफ लाइफ एक्सपीरियंस डाल सकते हैं, पर हमें ये बात भी ध्यान रखनी हो कि वो लाइफ एक्सपीरियंस ऐसा ना हो जो बिल्कुल ऐसे से कनेक्ट ही नहीं होता है, पर क्योंकि हमें लिखना था तो हमने लिख दिया। वैसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जितने भी आपके लाइफ एक्सपीरियंस है, चाहे फिर वो एथिक्स हो चाहे ऐसे हो, वो आप पहले से लिख के रख लीजिए, उसको आप थीम वाइज बांट भी लीजिए कि अगर आप 8-10 थीम बनाते हैं अपने ऐसे की प्रेपरेशन में, तो आप ये लिख लीजिए कि अगर मान लीजिए विमेन पे अगर ऐसे आता है तो हो सकता है मैं अपना लाइफ का ये वाला एक्सपीरियंस लिख दूंगा। और फिर जब फाइनल डे आप जाएं और आप, हो सकता है विमेन पे ही ऐसे आया हो पर वो एक्सपीरियंस आपका उसके साथ तालमेल ना खा रहा हो, ये भी हो सकता है। तो फिर जरूरी नहीं है कि फिर आप उसको मेंशन करें ही करें, उसमें अपनी समझ जरूरी होती है। और अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करके अपने टेस्ट पेपर किसी अच्छे को दिखाते रहेंगे, चेक कराते रहेंगे, तो मेरे हिसाब से ये सब बातें क्लियर हो जाती ओके। तो नेक्स्ट, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स का क्या रोल होता है? क्या जरूरी है पढ़ना, डेली पढ़ना या उससे नोट बनाना, ऐसा कुछ? तो क्या आप क्या कहेंगे? है। देखिए दोनों, मैगजीन तो नहीं पर न्यूज़पेपर बहुत जरूरी हो जाते हैं। न्यूज़पेपर इसलिए जरूरी हो जाते हैं क्योंकि जब मान लीजिए मैं सिर्फ मंथली पढ़ता हूँ जैसे कि बहुत बच्चे करते हैं, अगर मैं नहीं पढ़ता हूँ, पर अगर ऐसे कोई बच्चा सोच रहा है कि मैं सिर्फ मंथली पढ़ के ही सारा करंट अफेयर याद कर लूंगा, तो एक ह्यूमन ब्रेन के लिए इतनी सारी अनरिलेटेड बातें याद कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आप उसी चीज को एक न्यूज के फॉर्म में पढ़ते हैं जहां पे आप 5-6 दिन तक कंटिन्यूस उसमें पढ़ते हैं कि हाँ, अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है, 2+2 में आज ये बात हुई, वो बात हुई, तो आपको पता होगा कि इंडिया 2+2 किसके साथ कर रहा है, क्योंकि आपको पूरा सीक्वेंस पता होगा कि ये बात हुई थी, हमारे ये इंटरेस्ट थे, उनके ये इंटरेस्ट थे, हमने ये सब बातें की। अब अगर आप लास्ट में उसको एज अ फैक्ट याद कर रहे हैं कि इंडिया 2+2 इसी कंट्री के साथ करता है, तो हो सकता है आपको भूल जाए। अगर अगर आपने वो चीज न्यूज़पेपर में कवर करी है तो फिर वो आप कभी भूल नहीं पाएंगे और एक एनालिटिकल आंसर भी लिख पाएंगे, जैसा मेंस या इंटरव्यू में जरूरत भी मतलब न्यूज़पेपर और मैगजीन्स पढ़ें, रद्दी में बेचने के लिए नहीं और दिखाने के लिए नहीं। है। जी, अपने समझ बढ़ाने के लिए पढ़े। हाँ, वही। ओके। तो इस पूरी जर्नी में अगर कोई अप्स एंड डाउन्स रहे हो, ऐसा कोई इंसिडेंट जो मतलब जिससे आप एकदम बैक डाउन हो गए, उसके बाद फिर से आपको वापस खड़ा होना पड़ा हो, तो वो शेयर करिएगा कोई हो तो। देखिए मेरे लिए तो ये ऐसे इंस्टेंस बहुत रहे, क्योंकि मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट से इंटरव्यू कर हमेशा पहुंचता था और हमेशा गिर जाता था। तो मेरे साथ ऐसा 3 बार हो चुका है कि मैं तीनों अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचा हूँ, फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। और हर बार उठ के फिर 1 महीने में या पिछली बार तो 10 दिन में प्रीलिम्स देना होता था। तो ऐसे में बस हमको ये देखना चाहिए कि कोई बात नहीं, बहुत लोगों के साथ हो जाता है, इसमें हताश होने की जरूरत नहीं है। अगर हम पढ़ते रहेंगे और अपन अगर पेशेंस के साथ अगर हम उस चीज को प्रैक्टिस करते रहेंगे और इन चीजों को पीछे छोड़ दें, जिस दिन रिजल्ट खराब आया उसी दिन उस चीज को अगर पीछे छोड़ के हम अगले दिन सोचे कि ठीक है, क्या कमी रह गई, अब मैं ये एनालाइज करूंगा और मैं उस पर काम करूंगा और अगली बार मैं इस चीज को पीछे छोड़ दूंगा, वो करते रहेंगे, तो शायद मेरा रिजल्ट इस बात का प्रतीक है कि वो सब चीजें बहुत टेम्पररी होती हैं। कौशल जी, जर्नी इतनी लंबी होती है, तो थोड़ा पढ़ाई से अलग कोई हॉबीज जिससे आप वहाँ स्ट्रेस रिलीव करते हो, ऐसा कुछ बुक रीडिंग या कुछ? जी, जैसे मेरी हॉबी तो क्रिकेट खेलना है, तो मैं अक्सर हफ्ते में एक बार अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल लिया करता था। इसमें कोई बुराई नहीं है और इसमें किसी को गिल्टी भी नहीं लगना चाहिए कि टाइम वेस्ट हो गया। वो टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, आपने एक तरीके से रिफ्रेश कर लिया है, तो वो चीज काम भी आएगी। और अगर आप नहीं भी खेलते हैं, अगर आप कुछ नहीं खेलेंगे, आपकी कोई हॉबी नहीं होगी, तो हो सकता है आपको इंटरव्यू में इस बात का नुकसान भी हो जाए और वो आपके मार्क्स भी कम कर दे। तो एक एक्स्ट्रा करिकुलर हॉबी, लेकिन वो हॉबी कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, वो हॉबी सिर्फ फेसबुक चलाना नहीं हो सकती। वो हॉबी थोड़ी सी ऐसी हो कि वो आपको कोई चीज नई चीज सिखा दे या वो आपका कुछ तो ऐसा कर दे कि आपके इन प्रिपरेशन में काम आ जाए। अच्छा, आपने आपने इंटरव्यू की बात करी,
तो इंटरव्यू कैसा था आपका? क्या ऐसा कुछ होता है क्या कि वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कितनी सीढ़ी चढ़ के आए, शर्ट में कितनी बटन है? ऐसा कुछ आपका कोई एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका इंटरव्यू? देखिए, मेरे से तो उन्होंने ये बात नहीं पूछी, और जितने लोगों को मैं जानता हूँ शायद उनसे ये बात नहीं पूछी गई। तो मैं, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दिस। हाँ, लेकिन इंटरव्यू के जरिए वो आप बस ये जानना चाहते हैं कि आप इंसान कैसे हैं, आपने जो अपनी जिंदगी में किया है वो आपने कितने डेडिकेशन के साथ किया है। जरूरी नहीं आप कुछ भी काम करके आए हो वहां पे, उनको उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। वो ये जानना चाहते हैं आपने जब वो काम किया तो क्या आपने उस काम को 100% किया कि नहीं। वो ये जानना चाहते हैं, वो आपकी राय जानना चाहते हैं डिफरेंट डिफरेंट करंट इश्यूज में, इंटरनेशनल इश्यूज में। वो बहुत चीजों पे डिपेंड करता है। वो ये नहीं है कि सबसे सब चीजें पूछी जाएंगी, ऐसा नहीं होता। किसी से कुछ पूछा जा सकता है, किसी से कुछ। लेकिन हाँ, आमतौर पर देखा जाए तो आपका जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जिसको डैप भी बोलते हैं, आप अगर उसको अच्छे से नोट्स बना बना के क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अगर मेरा नाम कुछ है तो उस पर क्या क्वेश्चन पूछे जा सकता है, अगर आपने उसका आंसर लिखा है अपने अपने खुद से अपनी समझ से, ऐसा नहीं कि किसी का लिखा हमने रट लिया, उससे आपका हेल्प नहीं होगा। तो इफ यू हैव रिटन दैट, तो फिर आपके लिए इंटरव्यू की प्रोसेस थोड़ी प्रिडिक्टेबल हो जाती है। लेकिन हाँ, आपको इतना अटेंटिव तो रहना जरूर है कि अगर वहां पे एक अच्छी कॉन्वर्सेशन करने की बात है तो आप पीछे ना मतलब क्रिकेट खेलना और घूमना भी जरूरी है डेफ बिल्ड करने के लिए? वो ज्यादा इम्प्रेशन अच्छा डालेगा इंटरव्यू बोर्ड पे। रहे। इंटरव्यू पहुंचने तक के लिए भी हेल्प करेगा मेरे। तो आंसर राइटिंग के बारे में कुछ बताइए। आजकल मतलब बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि चार्ट्स और डायग्राम बनाओ, ऐसा कुछ। तो आर्टिस्ट होना भी जरूरी है क्या आंसर राइटिंग के साथ? नहीं, मेरे हिसाब से कोई भी सीरियस एस्पिरेंट ये सलाह नहीं देगा कि 400 डायग्राम बनाने होते हैं। देखिए, डायग्राम का एक पर्पस होता है, वो किसी उद्देश्य से बनाए जाते हैं। अगर वो पर्पस सफल हो रहा है तो उस डायग्राम की जरूरत है, वरना वो डायग्राम सिर्फ स्पेस फिल कर रहा है। और मेरे हिसाब से एग्जामिनर का, हम उनको इतना क्रेडिट तो दे ही देना चाहिए कि वो इस चीज को रिवॉर्ड नहीं करें। अगर आपने बिना बात के डायग्राम बना दिया जिसकी वहां आवश्यकता नहीं थी, तो शायद हो सकता है कि आपको नुकसान ही हो जाए। आपने कार्डर प्रेफरेंस क्या दी? सर, मेरी कार्डल प्रेफरेंस मध्य प्रदेश है, फिर ओके है उत्तर प्रदेश है, उसके बाद कर्नाटका है, फिर उसके बाद देखना पड़ेगी सर, इसके बाद थोड़ा। ओके ओके, नो इश्यूज। और सर्विस प्रेफरेंस आईएएस? हाँ, जिस रैंक पे मेरा चयन हुआ उस पे आईएएस मिल जाना चाहिए थी। ओके ओके। और होप होप ऐसा करते हैं कि मिल ही जाएगा आपको। तो आपकी लाइफ में मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है जिससे आप इंस्पिरेशन लेते हो, जो आपके बहुत करीब है? इंस्पिरेशन सर, मैं हर किसी से ले ही लेता हूँ। हर किसी में कोई कमी और कोई अच्छाइयाँ होती हैं। अगर आप सबसे थोड़ी थोड़ी अच्छाई लेके अपने आप को इम्प्रूव करें तो मेरे हिसाब से वो इंस्पिरेशन काफी होगी। यानी टीवी सीरीज और कोई सीरीज जो आपको बहुत पसंद हो, आप रिकमेंड करना मैंने चाहें? देखी तो नहीं है, पर नहीं नहीं, मैंने देखी नहीं, पर मैंने पंचायत के बारे में सुना जरूर है। और वो ओके क्योंकि मध्य प्रदेश में उसकी शूटिंग हुई है तो मैं देखना जरूर चाहूंगा उसको एक बार। ओके। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि टीवी सीरीज देखेंगे तो यूपीएससी नहीं निकलेगा? नहीं, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाए आप बिल्कुल देखें, बिल्कुल उससे फिर आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब टाइम वेस्ट ना कर। जी। अच्छा, प्रिपरेशन में सोशल मीडिया का रोल क्या होता है? चलाना चाहिए? बहुत लोग बंद कर देते हैं, मतलब एकदम फ्रीज हो गए, सोशल मीडिया से दूर हो गए। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरे हिसाब से दोनों ही बातें सही नहीं है कि या तो आप पूरे टाइम रहें या पूरे टाइम बंद हो जाए। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि आपको इतनी समझ होना चाहिए कि आप सिर्फ उन्हीं पेजेस को फॉलो करें जहां पे ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है जो आपको एग्जाम में यूज होगी। चाहे तो फिर वो कोई भी मीडियम हो सकता है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसी चीजों को फॉलो कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर का अपडेट आ रहा है, जिसमें कोई क्विज ही आ जा रहा है, तो मेरे हिसाब से वो एंटरटेनमेंट और पढ़ाई दोनों साथ ही हो जाएगी। तो उस फिर नुकसान कम हो जाएगा। ऐसा कोई एक चेंज जो आईएएस बन के आप देखना चाहते हैं या करना चाहते हैं, जो इंस्पिरेशनल हो और आगे लोगों को, मतलब वो इंस्पिरेशन दे कि नहीं मुझे भी ऐसा करना चाहिए आगे आने वाली जनरेशन्स को? अगर मैं एग्रीकल्चर फील्ड में जितना हमारा विकास हो रहा है, अगर मैं वो एकदम आखिरी किसान तक पहुंचा पाऊँ और उनकी आमदनी में इजाफा हो जाए, तो मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ा चेंज होगा जो इंडिया में आ सकता मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप गांधी जी के फॉलोअर हो कि इंडिया रिसाइड्स इन रूरल इंडिया, ऐसा कुछ। है। इट्स अ गुड थॉट टू हैव। ओके ओके। तो वन लास्ट क्वेश्चन, मैसेज फॉर फेलो एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं या जिनका इस अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी से भी इंस्पिरेशन लेते हैं तो आप उनकी जर्नी कुछ भी, किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, वो सबकी जर्नी का पार्ट स्ट्रगल रहा ही है। ऐसा कोई नहीं आपको मिलेगा जिसने स्ट्रगल नहीं किया हो, जिसने हार नहीं देखी हो।
तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं इसका मतलब आप सही रास्ते पे हैं, और कल कोई आपको आपकी स्ट्रगल देख के ही आपसे इंस्पिरेशन ले लेगा। तो आप उसी किसी को इंस्पायर करने के लिए स्ट्रगल कर लीजिए, कोई बात ओके कुशल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। टैलेंट टॉप पे आने के लिए बहुत बहुत नहीं। थैंक यू। शुक्रिया।